एज डिस्कस्ड सी सेक्शन स्टार्ट करते हैं। क्या है? एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस इन कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। Okay, and we break even point. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चन होगा कि कॉमर्स और इकोनॉमिक्स में ये है यूजफुल, तो हम साइंस में क्यों पढ़ रहे हैं, राइट? तो मेन थिंग टॉपिक तो साइंस का ही है, कैलकुलस के, बट ये कॉमर्स और इकोनॉमिक्स में भी यूजफुल है। और इकोनॉमिक्स तो हमें पता है पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमिक्स का क्या हाल है और हमारे देश की इकोनॉमी का क्या हाल है, वो सब तो हमें पता होना ही चाहिए। और वहाँ पे कैलकुलस कैसे यूजफुल होता है, साइंस का जो सब्जेक्ट है वो भी हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग, कॉमर्स में भी काफी सारे लोग ऐसे भी होंगे जिसका नेक्स्ट गोल बैंकिंग है या फिर कोई एमबीए करने वाला है या कुछ खुद का बिजनेस करने वाला है, तो उन सब के लिए उसको कॉमर्स और इकोनॉमिक्स दोनों के लिए जो है यूजफुल होगा, तो वो पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए वहाँ पे कैलकुलस कहाँ पे यूज हो रहा है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज ऑल फॉर बिजनेस एंड ऑल के, तो जहाँ पे हम कुछ चीजें बाय करते हैं, कुछ चीजें सेल करते हैं, या फिर बोलते हैं कि अगर हम हमने कुछ प्रोड्यूस किया कि किसी की खुद की फैक्ट्री है और वो कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, कोई प्रोडक्ट्स है जिसको प्रोड्यूस कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, और उसके बाद उन प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा है। ओके, किसी को भी सेल कर सकता है, रिटेलर को, सप्लायर को, या फिर किसी वेंडर को। कि वो सेल करने के बाद फिर कोई शॉप में अगर उसने सेल किया, फिर शॉप वाला जो है वो आगे से कस्टमर के पास डायरेक्ट जाता है, कस्टमर्स को सेल करता है। ठीक, तो ये जो सारी चेन होती है वहाँ पे कैलकुलस बहुत ही अप्लाई होता है। बहुत ही यूजफुल है कैलकुलस इन सभी के लिए कि मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे किया जाए, मिनिमम लॉस कैसे किया जाए, या मिनिमम क्वांटिटी हम यूज करेंगे जिससे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सकता है। तो ये सब यहाँ पे यूजफुल होता है। ओके, यहाँ पे एक और चीज भी है, जैसे कि कुछ हम खरीदते हैं, ओके, तो इसकी वैल्यू जरूरी नहीं है कि हर वक्त सही हो। कि आज अगर हमने कोई चीज ली कि उसकी जो प्राइस है फ्यूचर में उसकी प्राइस या तो बढ़ सकती है या फिर घट सकती है, मतलब इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। हम आज नहीं बोल सकते कि इसकी वैल्यू इंक्रीज होने वाली है, डिक्रीज होने वाली है। ओके, इट डिपेंड्स ऑन द डिमांड। कि बट कुछ चीजें ऐसी भी होती है जिसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है, जिसकी प्राइस आज जितनी है इन फ्यूचर भी उतनी ही रहने वाली है। एटलीस्ट अप टू 1 ईयर वी कैन से दैट कि नेक्स्ट ईयर तक तो इसकी वैल्यू यही रहेगी। ओके, जैसे कि आप बोल सकते हो कि मैं अभी कोई किसी के रेंट पे रह रही हूँ किसी घर में। ओके, तो वो जो रेंट है आज मैं जितना पे कर रही हूँ टिल 1 ईयर, तो टिल 1 ईयर, ओके, क्योंकि मैंने उसके लिए कुछ साइन किया हुआ है, कोई बॉन्ड है, तो टिल 1 ईयर तो वो रेंट जो है वो सेम रहने वाला है। ओके, सेम थिंग फॉर सैलरी। ओके, अगर आई एम पे कि मैं मुझे अगर कुछ सैलरी मिल रही है तो वो सेम रहने वाली है। सेम थिंग अगर मैं किसी को सैलरी पे कर रही हूँ तो वो भी सेम रहने वाली है एटलीस्ट फॉर द 1 ईयर। ओके, आफ्टर 1 ईयर वो इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, डिपेंड्स ऑन द डिमांड जो भी मार्केट में चल रहा है उसके हिसाब से। कि तो उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट रेट। ये जो कांस्टेंट रेट होगा क्या होगा कि वो सेम प्राइस रहने वाली है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है कि हम बोल नहीं सकते कि आफ्टर 1 मंथ भी उसकी प्राइस कितनी होगी। जैसे कि अगर आज कोई नया फोन, मोबाइल फोन अभी बहुत चल रहा है, या फिर कोई लैपटॉप है, तो मोबाइल फोन या लैपटॉप ऐसा कुछ अगर आज लॉन्च हुआ है, तो आज लॉन्चिंग डेट पे उसकी जो प्राइस है हम नहीं बोल सकते कि आफ्टर 1 मंथ भी उसकी वही प्राइस होगी। वी नो दैट अभी डिजिटल मार्केटिंग चल रहा है, सेम वे ऑफलाइन मार्केटिंग भी हो रहा है। तो आप भी देख सकते हो कि अगर मैं एक शॉप के अंदर जाऊँ तो मुझे डिफरेंट प्राइस मिलेगी, ऑनलाइन भी अमेजोन पे देखूँ तो अलग प्राइस होगी, या फिर किसी और के ऊपर देखूँ तो अलग प्राइस होगी। मतलब सिर्फ एक ही मॉडल के लिए, एक ही पीस के लिए मुझे हर एक जगह पे अलग अलग प्राइस मिल रही है।
तो वो प्राइस जो है वो सेम नहीं है, वो कांस्टेंट नहीं है, उसकी जो डिमांड है वो डिफरेंट है। किसी साइड के ऊपर उसकी डिमांड ज्यादा है तो उसकी प्राइस वो उस हिसाब से रखेंगे। फिर ऑफलाइन अगर आप लेने जाओगे तो वहां पे जो है वहां पे उसकी डिमांड अलग से रहेगी तो वो इस हिसाब से प्राइस रखेंगे। फिर एरिया पे भी वो डिपेंड करता है कौन से एरिया से आप वो परचेज कर रहे हो तो उस हिसाब से उसकी प्राइस होगी। तो ये जो सारी प्राइस होती है वो सारी की सारी प्राइस क्या होती है डिपेंड्स ऑन द डिमांड। तो डिमांड के ऊपर डिपेंड होती है तो वहां पे हमारे पास एक वेरिएबल होता है कि वेरिएबल क्या होता है, डिमांड। डिमांड इज अवर वेरिएबल, तो वो उस वेरिएबल के हिसाब से उसकी प्राइस डिसाइड होगी। तो ये जो कॉस्ट होगी उसको हम वेरिएबल कॉस्ट बोलेंगे। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट। सो सबसे पहले हमारे पास है कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन में हमारे पास टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस आ जाए। फर्स्ट वन इज फिक्स्ड कॉस्ट एंड सेकेंड वन इज वेरिएबल कॉस्ट। कोई और चीज आप लोग बोल सकते हो जो फिक्स्ड कॉस्ट में आए या फिर वेरिएबल कॉस्ट में आए, दोनों की एग्जांपल मुझे दो। व्हाट इज, अच्छा समझ में आ गया ना व्हाट इज फिक्स्ड कॉस्ट एंड व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट? यस और नो? मैम फिक्स्ड मतलब वही ना जो आपने बोला सैलरी और रेंट वाला। हाँ, मतलब उसकी प्राइस जो है एटलीस्ट 1 ईयर तक वही की वही रहने वाली है, वो हम बता सकते हैं। तो ऐसी कोई चीज जिसका फिक्स कॉस्ट आपको पता है कि हाँ इसकी प्राइस तो सेम ही रहती है, इसकी प्राइस चेंज नहीं होती है। चलो एक एग्जांपल मैं दे देती हूँ, पार्ले जी। एक और आप बोलो। पार्ले जी की प्राइस सालों से वही की वही है, उसमें कोई चेंज नहीं आया। पर मैम वो तो उसके लिए ना कि छोटे इंसान भी उसको खा सके। मतलब वो हम नहीं देख रहे हैं, हम अभी क्या देख रहे हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट क्या है और वेरिएबल कॉस्ट क्या है। फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर क्या क्या आ सकता है वो डिमांड वो उसके ऊपर से अलग से वेरिएबल आएगा। प्राइस भले ही सेम रही है पार्ले जी की, लेकिन क्वांटिटी और क्वालिटी में तो फर्क हुआ ही है, वो एज इट इज नहीं है। लेकिन हम अभी देख रहे हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट, बाकी जो उसके ऊपर के जो है हर्डल्स वो अभी हम नहीं देख रहे हैं। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, मतलब कि पहले से अभी तक वो काफी टाइम से, मतलब या फिर 1 साल या फिर 6 मंथ भी हम ले सकते हैं कि उतने टाइम में उसकी प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ है। वी कैन से दैट के टिल नेक्स्ट 6 मंथ्स और टिल नेक्स्ट 1 ईयर इसकी प्राइस में कोई चेंज होने वाला भी नहीं है। ये सेम थिंग फॉर वेरिएबल कॉस्ट, कि वेरिएबल कॉस्ट हमें पता है कभी भी वो उसकी प्राइस कभी भी चेंज हो सकती है। तो दोनों के मुझे एक एग्जांपल दो। कुछ भी ले सकते हो, आप जहाँ पे बैठे हो वहीं पे भी आपको काफी सारी चीजें दिखाई देगी कि जिसकी प्राइस वही की वही है, अभी तक पहले भी वही थी अभी भी वही है। बोलो, कुछ भी बोल सकते हो। देखो मैंने पार्ले जी बोला, तो आप भी कुछ भी बोल सकते हो, एनीथिंग। वेरिएबल कॉस्ट, व्हीकल, गोल्ड एक्सेट्रा। यस, गोल्ड हर रोज उसकी प्राइस चेंज होती है, व्हीकल की भी चेंज होती रहती है, करेक्ट। बट व्हीकल इज इन फिक्स्ड कॉस्ट, क्यों? क्योंकि एक व्हीकल जो है, अगर एक्टिवा हम ले रहे हैं कि तो एक्टिवा की प्राइस जो है वो मॉडल के हिसाब से तो सेम ही रहने वाली है ना, उसमें थोड़ी चेंज होता है, रेगुलर बेस पे नहीं चेंज होता है। अप टू 1 ईयर तो वो सेम ही रहती है। मतलब आज व्हीकल अगर कोई लॉन्च हुआ है तो फिर 1 ईयर तक तो उसकी प्राइस में कोई चेंज होने वाला नहीं है। तो व्हीकल वी कैन नॉट से इट इज इन फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है कि हर रोज और हर एक जगह पे उसकी प्राइस चेंज होती है, व्हीकल की प्राइस तो नहीं चेंज होती इतनी सारी। गोल्ड इज करेक्ट, वो हर रोज मतलब एक दिन में भी काफी टाइम चेंज होता है उसका प्राइस। सेम सिल्वर,
एनीवन एल्स? फिक्स्ड कॉस्ट में टेक्स्ट बुक्स। यस, टेक्स्ट बुक्स एज एन फिक्स कॉस्ट, वो सेम ही रहती है प्राइस। वेरिएबल कॉस्ट? पेट्रोल। यस, पेट्रोल चेंज होता रहता है। इन सेम वे मिल्क, मिल्क का भी हम कुछ कह नहीं सकते, कभी भी प्राइस बढ़ जाती है, मतलब उसकी डिक्रीज तो होती नहीं है पेट्रोल और मिल्क में, लेकिन इंक्रीज तो होती रहती है, हर रोज चेंज हो सकती है। उसका कुछ नहीं बोल सकते। तो इट इज एन वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट में भी आपको पता चल गया है। जैसे काफी सारी थिंग्स है, जैसे कि हम बोल सकते हैं चॉकलेट्स, चॉकलेट्स की भी प्राइस, अभी एक कोई चॉकलेट है तो उसके लिए आज जो प्राइस है उसकी एटलीस्ट 6 मंथ्स तक तो वही रहेगी, राइट। टेक्स्ट बुक हो गया, या फिर कुछ यूटेंसिल्स ले लेते हैं, यूटेंसिल्स की भी प्राइस ऑलमोस्ट सेम रहती है, उसमें कुछ ज्यादा चेंज नहीं होता है। ओके, हाँ, उसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं नॉन डिटरेटिंग आइटम्स, क्योंकि नॉन डिटरेटिंग आइटम्स मतलब क्या है, जो बहुत जल्दी एक्सपायर नहीं होता है, जिसकी एक्सपायरी डेट बहुत जल्दी आती है ना, उन सभी के लिए क्या होता है कि प्राइस चेंज होती रहती है, क्योंकि हमें पता है उसकी एक्सपायरी डेट नजदीक आ रही है, तो वो उसकी डिमांड घट जाएगी, उसकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, तो उसी हिसाब से उसकी प्राइस भी जो है वो डिक्रीज होती रहेगी। हाँ, ये गोल्ड वगैरह वो सब एक्सेप्शनल केस है उसके अंदर, लेकिन उन सब में क्या है वो इंक्रीज होता रहता है, उसमें बहुत डिक्रीमेंट आता नहीं है, तो इट इज ओके, दे आर इन वेरिएबल कॉस्ट। बट जो ऑलमोस्ट सेम रहता है, कुछ टाइम तक हम बोल नहीं सकते हैं कि इसमें चेंज नहीं, इसमें चेंज आएगा, तो वो सारी चीज जो है वो सारी की सारी फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी। फिर सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट थिंग जो वेरिएबल कॉस्ट है, which is vegetables and fruits, उसकी प्राइस हर रोज चेंज होती रहती है। आज अगर कुछ वेजिटेबल या फ्रूट हमें 100 रुपीज पर केजी मिला, तो पॉसिबल है कल 30 रुपीज केजी पे हो, या फिर 60 रुपीज पर केजी भी हो, या फिर 200 रुपीज पर केजी भी हो सकता है। इट इज टोटली हम कुछ बोल नहीं सकते कि कल इसकी प्राइस क्या हो सकती है, वो डिपेंड करता है ऑन द रेन, ऑल्सो ऑन द एटमोसफियर, तो वो सारे के सारे कॉस्ट जो है वो वेरिएबल कॉस्ट में आ जाएंगे। मैक्सिमम वेरिएबल कॉस्ट आएगा इन फूड आइटम्स, ओके, क्योंकि वो सबसे ज्यादा जल्दी बिगड़ता है, कि आज वो जैसा है कल वो एग्जैक्टली सेम नहीं रहेगा, अमाउंट भी चेंज होगी और उसकी क्वालिटी भी चेंज होगी, तो जिसकी अमाउंट और क्वालिटी सबसे ज्यादा डिटरेट होती है, वो सारे के सारे आइटम्स जो है वो वेरिएबल कॉस्ट में आएंगे। एज वेल एज केमिकल्स, ओके, आप बोल सकते हैं कि केमिकल्स जो है वो सारे के सारे बहुत जल्दी डिटरेट होते हैं, तो उसकी प्राइस भी एज ऑन दैट वो चेंज होती रहेगी। तो ये सारे कॉस्ट जो है वो वेरिएबल कॉस्ट और जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसके अंदर आएंगे। ओके, तो अभी आपको पता है व्हाट इज कॉस्ट, कि तो कॉस्ट ऑफ अ फंक्शन, ओके, तो फिक्स्ड कॉस्ट जो है उसको तो हम सिंपल से एफ ही बोलेंगे, ओके, तो सी ऑफ एक्स इज द कॉस्ट ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स, ये हो गया एफ विच इज फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या है कि वो फिक्स ही रहेगा, हम उसको बोल रहे हैं कि ये इसकी कॉस्ट है, वो यही रहेगी। ठीक, और इसको हम बोल सकते हैं एफ सी विच इज फिक्स्ड कॉस्ट, या फिर सी ऑफ जीरो विच इज एक्स इक्वल्स टू जीरो, तो मतलब सिर्फ एफ ही रहेगा। तो हमारा जो एक्चुअल में सी ऑफ एक्स है विच इज कॉस्ट फंक्शन, वो कॉस्ट फंक्शन डिफाइन कैसे होता है, which is f plus v of x, f plus v of x, f क्या है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट, और v of x क्या है वेरिएबल ऑफ अ फंक्शन, ओके, जैसे मैंने बोला कि वेरिएबल कैसे कौन सा होता है हमारा डिमांड, कि जैसे कि आज उसकी डिमांड ज्यादा है, कल उसकी डिमांड ज्यादा नहीं होगी, तो वो हो गया डिमांड। जैसे कि अगर आप बोले तो अभी जो वुलन क्लोथ्स है, वुलन क्लोथ्स की अभी डिमांड मैक्सिमम रहती है क्योंकि अभी ठंड है, ओके, अब क्या मैं अप्रैल और मई मंथ में वुलन क्लोथ्स खरीदने जाऊंगी, कोई भी जाएगा टू बाय द वुलन क्लोथ, कोई नहीं जाएगा। हाँ, किसी को अगर अपना जो है कंट्री चेंज करनी है तो वो लोग जा सकते हैं, लेकिन वो ऑन द डिमांड हो जाएगा, काफी सारे सब तो जाने वाले नहीं है, कोई कोई लोग ही जाएंगे ना, तो वो डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, तो उसका जो वेरिएबल है उसका कॉस्ट में चेंज आ जाएगा,
कि या तो वो इंक्रीज हो जाएगा या वो डिक्रीज हो जाएगा, और वो डिपेंड होता है उसकी क्वालिटी के ऊपर। ओके, तो वैसे ही अभी कोई रेनकोट खरीदने जाने वाला नहीं है, राइट, क्योंकि अभी बारिश होने वाली नहीं है, इट इज नॉट अ रेनी सीजन। तो वैसे ही डिपेंड ऑन सीजनेबल गुड्स जो होते हैं उसके ऊपर भी ये अप्लाई होता है। तो क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट तो उसकी फिक्स ही रहती है कि जैसे कि अगर अभी मैं कोई स्वेटर खरीदने जाऊं कि तो स्वेटर की प्राइस मुझे मिल सकती है अप टू 500 से लेके 10,000 के बीच में, मुझे कुछ भी मिल सकता है, कोई भी स्वेटर मिल सकता है, ओके, इसके बीच में। अब उसकी प्राइस जो है एमआरपी उसके ऊपर लिखी हुई होती है, वो एमआरपी क्या होती है, उसकी फिक्स्ड कॉस्ट होती है। फिर वेरिएबल क्या होता है, वो वेरिएबल होता है कि मैं कौन से मंथ में उसको बाय कर रही हूँ, उस वेरिएबल के हिसाब से। जैसे कि अभी हम कर रहे हैं तो कुछ नहीं होगा, हमें ये फिक्स्ड कॉस्ट जो है उसकी देनी होगी, लेकिन हम अगर ठंड कम है और उसको खरीदने जाए तो हमें मिलेगा वहां पे अप टू 10% ऑफ, अप टू 50% ऑफ, या फिर क्या लिखा होगा, बाय 2 एंड गेट 30% ऑफ एंड सो ऑन। तो ये सारे जो है वो सब वेरिएबल्स हैं हमारे लिए। तो वो जो काउंट होगा वो v ऑफ x काउंट होगा। तो हमारा जो टोटल कॉस्ट है c ऑफ x को हम क्या बोलेंगे, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ओके, और सिमिलरली अगर हमें v ऑफ x व्हिच इज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट को हमें बोलना है तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ फंक्शन माइनस f। ओके, ये क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ फंक्शन माइनस f इज आवर वेरिएबल ऑफ फंक्शन। ओके, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज average cost. Okay, what is average cost? इसको हम डिनोट करेंगे एज एन AC, दिस इज एवरेज कॉस्ट। अब एवरेज कॉस्ट किसको बोलेंगे, तो सपोज मेरे पास कोई चीज है वो 100 है, ओके, 100 चीज है मेरे पास, द आइटम्स आर नंबर ऑफ 100। अब उसकी एवरेज कॉस्ट क्या होगी, तो सपोज मैंने फर्स्ट 10 आइटम जो है वो किसी X1 में सेल की, आफ्टर दैट मैंने 7 आइटम जो है वो X2 में सेल की, उसके बाद कुछ कुछ करके मैंने पूरी जो 100 खत्म कर दी आइटम्स, तब उसकी प्राइस थी कुछ XN। ओके, तो ये जो X1 X2 अप टू XN सारी की सारी प्राइस चेंज होती रही। कैसे चेंज हुई, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल था। मैंने अभी 100 कुछ चीज ली है, वो अब सबसे पहले बहुत जब डिमांड थी उसकी तब 10 सेल हो गई, सेकंड डे 7 सेल हुई, थर्ड डे बहुत कम डिमांड थी तो सिर्फ एक ही सेल हुई, थर्ड डे फोर्थ डे ऐसा भी आया कि कोई भी सेल नहीं हुई, फिफ्थ डे मेरे फिर से सेल हुई। ऐसे करते करते कोई एक दिन आया मेरा nth डे, जब 100 की सारी मेरे पास जितनी भी थी वो सारी की सारी खत्म हो गई आइटम्स। ओके, तो अब मैंने फर्स्ट डे X1 में उसको सेल किया, सेकंड टू X2 में सेल किया, ऐसे XN तक सेल किया, तो उन सभी को लेके मुझे एवरेज कितनी प्राइस मिली, तो एवरेज कॉस्ट मुझे कितनी हुई उसके लिए क्या होगा, तो एवरेज कॉस्ट इज टोटल कॉस्ट व्हिच इज C ऑफ x डिवाइडेड बाय x। ये x क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स, कितनी आइटम्स मेरे पास थी, तो टोटल कॉस्ट जितना हुआ उसको डिवाइड करेंगे हम नंबर ऑफ आइटम्स से, तो वो मिल गया हमें एवरेज कॉस्ट। और C ऑफ x क्या है, वी कैन राइट इट f प्लस v ऑफ x डिवाइडेड बाय x। तो ये हो गया हमारा एवरेज कॉस्ट। ओके, नेक्स्ट वन इज ओके, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट है हमारे पास, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगा, तो वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द कॉस्ट और द आउटपुट, जो भी हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स है वो जितने भी यूनिट्स है हमारे पास वो ये हो जाएगा हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ओके, और नेक्स्ट थिंग हमारे पास जो ये फंक्शन होता है ये फंक्शन दो हो सकते हैं, फर्स्ट वन इज स्ट्रेट लाइन और अ पैराबोला। जो भी कॉस्ट फंक्शन है उसकी चांसेस दो ही है, अगर वो कांस्टेंट है मतलब कि फिक्स कॉस्ट है तो उसके लिए हमें कुछ स्ट्रेट लाइन ऐसे मिलेगी, या फिर ऐसी कोई स्ट्रेट लाइन मिलेगी,
या फिर ऐसी कोई स्ट्रेट लाइन मिलेगी, कुछ भी स्ट्रेट लाइन मिल सकता है क्योंकि हमारे पास फिक्स्ड रेट है, हमने रेट पता है। ये क्यों ऐसे इससे गई है कि हमारी फिक्स्ड रेट सपोज 100 ही है लेकिन वो अलग अलग अमाउंट में सेल हो रही है, तो इसके हिसाब से ये जो स्ट्रेट लाइन है वो चेंज होगी। ओके, या फिर वो हो सकता है एक पैराबोला। ओके, पैराबोला सिर्फ ऐसा नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है कि दिस इज आल्सो पैराबोला, कुछ भी हो सकता है, मतलब पैराबोला का कोई भी टाइप हो सकता है लेकिन वो होगा इन फॉर्म ऑफ पैराबोला। तो पैराबोला जो होगा वो होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, और ये कौन सी इक्वेशन होगी? स्ट्रेट लाइन, मतलब लीनियर इक्वेशन। ओके, तो जो हमारा कॉस्ट फंक्शन c ऑफ x है वो फंक्शन अगर लीनियर इक्वेशन है तो हमें उसका ग्राफ मिलेगा स्ट्रेट लाइन, और अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका ग्राफ हमें मिलेगा पैराबोला। ओके, तो इस ये देख के भी हमें पता चल जाएगा इक्वेशन देख के कि हमारा जो फंक्शन है वो कैसा होने वाला है। ओके, उसके लिए हमारे पास डिमांड कैसे है, उसका सेलिंग कैसे होगा, प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, वो सब हम ये ग्राफ देख के भी पता लगा सकते हैं। तो ये भी एक पार्ट ऑफ दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ कैलकुलस। कैलकुलस में हम ज्यादातर ग्राफ्स का यूज करते हैं कि ग्राफ को देख के हमें पता चल जाए कि यहाँ पे क्या होने वाला है, कब इसकी जो डिमांड है वो मिनिमम होगी, कब इसकी डिमांड मैक्सिमम होगी, कब हम इसकी प्राइस इंक्रीज कर सकते हैं, कब हम इसकी प्राइस डिक्रीज कर सकते हैं। वी कैन टेल दिस ऑल फ्रॉम द ग्राफ। नेक्स्ट वन इज okay, suppose हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, so we have the function y is equals to f of x। okay, y क्या होगा? fixed cost plus variable cost which is c of x, okay, divided by x, ये हम average cost ले रहे हैं, y is equals to average cost, okay, which is equals to we can write that f plus v of x divided by x। तो ये जो ग्राफ होगा वो क्या होगा? तो सबसे पहले सपोज हम कर रहे थे कि v of x is also a constant। ओके, तो एवरेज कॉस्ट के लिए v of x is constant, ये भी एक कांस्टेंट ही मिल रहा है हमें प्राइस। तो अगर हमने सपोज कर लिया कि v of x is a constant, तो y क्या मिलेगा? f plus v of x। f क्या है? f फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट मतलब वो भी एक कांस्टेंट ही होगा, राइट? v of x is also a constant, तो कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट क्या हो जाएगा? कांस्टेंट तो आप सपोज कर लेते हैं कोई k which is a constant divided by x। So from this we can write that k is equals to y into x, और y into x का ग्राफ पता है क्या होगा? ये हाइपरबोला। ओके, तो अगर y और x मतलब के फंक्शन वेरिएबल ऑफ x, वेरिएबल फंक्शन, और f मतलब के फिक्स्ड कॉस्ट, दोनों की दोनों अगर हमारे पास कांस्टेंट है तो इसका ग्राफ हमें मिलेगा हाइपरबोला। और वो क्या होगा? एवरेज कॉस्ट। ओके, एवरेज कॉस्ट का जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करना चाहोगे तो वो आपको मिलेगा इन हाइपरबोला फॉर्म। ओके, एक एग्जांपल देख लेते हैं। From a firm produces x tons of output at a total cost c of x is equals to rupees 1 by 10 x cube minus 6x square plus 70x plus 11। Then find the average cost. Average variable cost, and average fixed cost.
in terms of x. Find the value of each of this at the level of output of 10 terms. Okay? मतलब ये जो सभी है एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट, इन तीनों के वैल्यू मतलब इन तीनों के लिए हमें फंक्शन ऑफ x भी फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ x, एंड उसके बाद x इज इक्वल टू 10 टर्म्स लेके भी हमें फाइंड करना है. तो वी हैव टू फाइंड एवरेज कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड द एवरेज फिक्स कॉस्ट. तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है c ऑफ x. Okay, so c of x is equals to, we know that f plus v of x, okay, which is variable of x plus fixed cost. अब fixed cost यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, देखो fixed cost कहाँ पे है, सिर्फ और सिर्फ 11, बाकी सारे के सारे डिपेंडेंट ऑन x है. okay, तो वेरिएबल हो गए वेरिएबल ऑफ x. तो वेरिएबल ऑफ x क्या क्या है, 1/10 x cube minus 6x square plus 70x, और जो 11 है वो हमारा f है, which is fixed cost. तो 1/10 x cube minus 6x square plus 70x minus 11, सॉरी प्लस 11. ओके, तो ये हो गया हमारा f plus v of x. अब हमें फाइंड क्या करना है, एवरेज कॉस्ट. ओके, तो एवरेज कॉस्ट क्या होता है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय x. ओके, तो AC इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द आउटपुट. इसको हम आउटपुट बोलेंगे x को. तो टोटल कॉस्ट क्या है हमारा, आउटपुट मतलब जितनी भी या वैल्यू मतलब जितने भी प्रोडक्ट्स हमने प्रोड्यूस किए हैं वो. यहाँ पे अगर हम प्रोडक्शन लेते हैं तो अगर सेल करना लेते हैं तो वो भी आउटपुट ही हो जाएगा. तो हमने x आइटम जो है वो सेल की. ओके, तो टोटल कॉस्ट क्या है हमारे पास, 1/10 x cube minus 6x square plus 70x plus 11. ओके, होल डिवाइड बाय x. तो ये क्या हो जाएगा, 1/10 x square minus 6x plus 70 plus 11 upon x. ये हो गया हमारा एवरेज कॉस्ट. अब हमें क्या फाइंड करना है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगा, v of x divided by x, which is to variable cost divided by output. Okay, तो वेरिएबल कॉस्ट क्या है, 1/10 x cube minus 6x square प्लस 70x, ये हमारा वेरिएबल कॉस्ट हो गया. देखो 11 जो है वो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है, तो उसको हम यहाँ पे नहीं लेंगे, डिवाइडेड बाय x. तो which is equals to 1/10 x square minus 6x plus 70. So this is our average variable cost. अब हमें क्या करना है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट. तो AFC which is f divided by x, और f क्या है हमारे पास, ओनली 11 डिवाइडेड बाय x. तो ये हो गया हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट. अब इन सभी को हमें एट x इक्वल्स टू 10 टर्न्स इसके ऊपर फाइंड करना है. ओके, so what is average cost, what is average variable cost and what is average fixed cost. ये सभी जो हमने फंक्शन फाइंड किए इसके अंदर वैल्यू x की x इक्वल्स टू 10 रख के मुझे बोलो आंसर क्या मिल रहा है. Average cost is 21.1, correct.
ABC is 20 and AFC is 1.1. Correct. So this is 21.1, this is 20 and this is 1.1. तो देखो इन दोनों का एडिशन हमें एवरेज कॉस्ट मिल रहा है. So we are right. Next one is revenue function. Okay. What is revenue function? तो रेवेन्यू फंक्शन क्या होता है कि मेरे पास बहुत ही सिंपल सी चीज है कि मेरे पास सपोज P जो है P R of X जो है वो हम बोलेंगे रेवेन्यू फंक्शन. R of X is a revenue function which is P into X. P into X मतलब P is greater than 0, X must be greater than 0, both must be greater than 0. लेकिन what is P and what is X? तो P क्या होगा? Price per unit. Okay? और X क्या होगा? Number of units. Okay? मतलब मैंने एक यूनिट जो है वो मैंने X कोई भी प्राइस P में उसको सेल किया. ओके तो ऐसे मैं सेकंड यूनिट भी P प्राइस में सॉल्व करूंगी. ऐसे करके कितना X यूनिट जो है वो मैं P प्राइस में सेल करूंगी. तो रेवेन्यू फंक्शन क्या हो जाएगा? P into X. मतलब मैंने जितने भी आइटम्स जो है सोल्ड किए वो सारे के सारे एक सेम प्राइस P के अंदर सेल किए हैं. तो रेवेन्यू ऑफ द फंक्शन, रेवेन्यू मुझे जो मिलेगा वो मिलेगा P into X. रेवेन्यू के बारे में आपने काफी सुना भी होगा. तो यही है हमारी रेवेन्यू. ओके नेक्स्ट वन इज एवरेज रेवेन्यू. एवरेज रेवेन्यू भी होता है. तो एवरेज रेवेन्यू क्या हो जाएगा? सेम PO into X डिवाइडेड बाय A. उसको बोलेगी एवरेज रेवेन्यू AR. AR क्या हो जाएगा? R of X डिवाइड बाय X. R of X क्या है? P into X डिवाइड बाय X क्या हो जाएगा? P. मतलब एवरेज रेवेन्यू जो हमें मिलेगा वो प्राइस पर यूनिट होगा. तो ये कब यूजफुल होगा? जब भी हमारे पास ये प्राइस जो है वो डिफरेंट चेंज हो रही है. जैसे कि मैंने पहले भी बोला था वैसे ही कि आज मैंने इसको ये इस प्राइस में मतलब P1 प्राइस में अगर सेल किया, सेकंड डे पे मैंने P2 प्राइस में सेल किया और नेक्स्ट डे पे मैंने फिर से P प्राइस में सेल किया. जरूरी नहीं है कि मैं PN प्राइस में ही सेल करूं, मैं फिर से P प्राइस में भी सेल कर सकती हूँ. तो इन सभी की जो एवरेज है वो एवरेज हमें मिलेगा फ्रॉम दिस P of P into X डिवाइडेड बाय X. तो वो प्राइस जो होगी वो हमें एवरेज रेवेन्यू प्राइस मिलेगी. okay? लेकिन मोस्ट ऑफ द केस ये जो है रेवेन्यू फंक्शन उसकी प्राइस हम एवरेज प्राइस लेके ही काउंट करते हैं. तो मैक्सिमम केस हमें जो ये है एवरेज रेवेन्यू फंक्शन वो हमें मिलेगा द प्राइस पर यूनिट ओनली. ऐसे केसेस शायद से आपके सिलेबस में अभी नहीं होंगे जहां पे प्राइस चेंज हो रही है और उसकी एवरेज आपको फाइंड करनी है. तो नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट फंक्शन. The most important thing जिसको जो सभी को चाहिए, प्रॉफिट. ओके तो बस वही है प्रॉफिट फंक्शन. प्रॉफिट फंक्शन कैसे काउंट करेंगे? एनी गेसेस? एनी गेसेस कैसे हम प्रॉफिट फंक्शन फाइंड करेंगे? सिंपल सी चीज है, आगे ही दिख रहा है. रेवेन्यू फंक्शन क्या है? P of X मतलब जितने में हमने जो है सब कुछ सेल किया है. तो यहाँ पे ले लेते हैं कि सपोज मेरे पास कुछ 100 आइटम्स है. ये कुछ भी ले लेते हैं, 100 आइटम्स आई हैव. अब 100 आइटम्स में से ये मेरी खुद की तो है नहीं 100 आइटम्स. ओके तो 100 आइटम्स मैंने कहीं से बाय की तो उसके ऊपर मुझे कॉस्ट लगेगा C of X which is टोटल कॉस्ट के बाय करने के लिए. वो बाय करने में सब कुछ आ जाएगा. जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, मैं एक शॉप से लेके मेरे घर तक आई. ओके और फिर वापस से मेरी शॉप के गोडाउन तक गई. तो यहाँ से यहाँ तक लाने का या फिर डायरेक्ट मैं गोडाउन में ही लेके जा रही हूँ तो यहाँ से यहाँ आने के लिए ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी होगा.
ओके। या फिर ट्रांसपोर्टेशन के चार्ज के अलावा मैंने एक आदमी रखा हुआ है उसके लिए कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब कर ले, उसके उसको गिनना पड़ेगा कि ये आइटम्स कैसी है, कोई डिफॉल्टी पीस कोई फॉल्टी पीस तो नहीं आया है, ये सब उसको चेक करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने एक बंदा रखा हुआ है। ओके, तो उसकी सैलरी भी होगी, तो वो सब काउंट हो जाता है इन द टोटल कॉस्ट। ओके, तो ये जो है वो हमारा सी ऑफ एक्स हो जाएगा। और भी काफी सारी चीजें होती हैं, जैसे कि कोई चीज है जिसको मुझे फ्रीज में ही रखना पड़ता है कुछ टेम्परेचर के ऊपर ही, तो वो फ्रीज के लिए मुझे मेरा जो लाइट बिल आता है, ये पावर सप्लाई करना पड़ता है, रेफ्रिजरेटर का चार्ज होता है, उसकी मेंटेनेंस का चार्ज होता है, फिर उसको ध्यान रखने के लिए भी एक आदमी लगता है। तो वो सब जो है उन सबकी सैलरी और बाकी सब चार्ज है, वो सब मिला के जो होता है उसको हम बोलेंगे टोटल कॉस्ट। ये टोटल कॉस्ट हो गई जिस जो मुझे यहाँ तक उसको बेचने तक उसके ऊपर जितनी भी कॉस्ट मैंने अप्लाई की है, मेंटेनेंस हो, लाइट बिल हो, सैलरी हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, जो कुछ भी है वो सभी का सभी मुझे आता है टोटल कॉस्ट के अंदर। कि उसके बाद मैंने क्या किया, सारी की सारी आइटम सेल कर ली, ऑल 100 आइटम्स आर सोल्ड। कब सोल्ड हुई? एट द प्राइस ऑफ P into X which is R of X। okay, इसको हम बोलेंगे R of X होगी, तो रेवेन्यू प्राइस हो जाएगी। तो अब मेरा प्रॉफिट क्या हुआ, मुझे R of X मैंने सब बेच दी, उसके बाद जो प्राइस मुझे मिली R of X, ओके, उसमें से मैं किसको निकालूंगी, विच इज C of X। मतलब मैंने जितना पैसा खर्च किया है उसके ऊपर वो सब मैं निकालूंगी, तो हो जाएगा मेरा C of X। तो R of X माइनस C of X जो भी मिलेगा वो क्या हो जाएगा, मेरा प्रॉफिट या फिर लॉस, कि जो भी है वो प्रॉफिट और लॉस में होगा। अब ये ग्रेटर देन जीरो है, ओके, तो उसको हम बोल देते हैं P of X। ग्रेटर देन जीरो है तो ये हो जाएगा प्रॉफिट, और लेस देन जीरो है तो हो जाएगा लॉस। कि ये तो हमें पता है कि लेस देन जीरो को हम लॉस बोलते हैं और ग्रेटर देन जीरो को हम प्रॉफिट बोलते हैं। तो सिंपल सी चीज है, अब आपको पता चल गया व्हाट इज प्रॉफिट फंक्शन। प्रॉफिट फंक्शन क्या होता है, P of X which is equals to R of X which is revenue function minus total cost function। ये तो R of X minus C of X is our profit function where C of X is equals to F plus V of X। अगर आपको नहीं पता है तो R of X minus C of X is F plus V of X। ओके, और R of X क्या था, P into X, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Px minus F minus V of X। ओके, तो ये जो हो गया वो हमारा हुआ प्रॉफिट फंक्शन। ये हो गया प्रॉफिट फंक्शन। नेक्स्ट वन इज ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट? किसी को पता है ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? Anyone? Okay, so what is break even point? चलो मैं ग्राफ ड्रॉ करती हूँ उसके ऊपर से, अगर आप लोग बोल पाए कि दिस इज ब्रेक इवन पॉइंट, अगर डिफाइन कर पाए तो कर देना, अदरवाइज मैं तो करूंगी। दिस इज कॉस्ट और revenue. This is C of X. This is R of X. This point is break even point, इसको मैं B लिख रही हूँ, and after that बस इतना ही है, X unit products। ओके, अब बोल सकते हो ये ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? हम किसको ब्रेक इवन पॉइंट बोलेंगे? मैम जहाँ पे प्रॉफिट फंक्शन जीरो हो। Yes, whenever we have profit function is zero, which is P of X is equals to zero, मतलब क्या बोलेंगे,
cost of a function is equals to revenue of a function, कि ये revenue of a function है और ये cost of a function है, दोनों जहाँ पे सेम हो रहे हैं, that is cost of a function is equals to revenue of a function. तो इस पॉइंट के ऊपर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट फंक्शन जीरो हो जाएगा और इस पॉइंट को हम बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट. ये मतलब अगर P of x हमें जीरो मिल रहा है तो हम पता है कि इस प्रोडक्ट के ऊपर ना तो हमें लॉस हो रहा है ना ही प्रॉफिट हो रहा है, जो भी हुआ सब नील हो गया, जीरो जीरो हो गया. ओके, तो उसके ऊपर एग्जांपल देख लेते हैं. Just a textbook publisher finds that the production cost to each book are rupees 25 and that the fixed cost are rupees 15,000 if each book can be sold for rupees 45. Determine number 1 the cost function, number 2 the revenue function, and number 3 is the break even point. क्या है यहाँ पे, a textbook publisher finds that the production cost to each book are rupees 25 and that the fixed cost are rupees 15,000. If each book can be sold for rupees 45, मतलब हमें जो बाइंग प्राइस है वो क्या दी गई है 25. तो मतलब वेरिएबल जो है टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम जो कॉस्ट फंक्शन फाइंड करेंगे C of x. C of x क्या होता है f plus v of x. ओके, फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो हमें दिया गया है कितना 15,000, तो वो हो जाएगा 15,000 प्लस v of x. तो वेरिएबल क्या है रुपीस 25. कितनी बुक्स है x बुक्स, सपोज वी पब्लिश x बुक्स, ये तो नंबर ऑफ बुक्स आर x, तो क्या हो जाएगा टोटल कॉस्ट इज 25 into x is 15,000 plus 25x is our cost function. Number 2 is the revenue function. Revenue function क्या होता है, which is equals to p into x. Okay, उसको हम टर्न ओवर भी बोलेंगे. कई बार आपने सुना होगा कि इसका टर्न ओवर इतना है, इसका टर्न ओवर इतना है, तो जो रेवेन्यू फंक्शन है उसको हम टर्न ओवर भी बोलेंगे. तो रेवेन्यू फंक्शन which is turnover क्या है p into x, we know that it is p into x which is equals to p क्या होता है the selling price. selling price कितनी है उसके, sold for rupees 45, तो हम इसको बोलेंगे 45 into x. तो this is its revenue function which is 45x. Number 3, what we have to find is the break even point. break even point क्या होता है, whenever we have p of x is equals to 0, from that we can write that r of x is equals to
C of x, okay, तो R of x क्या मिला है हमें? P into x which is 45x which is equals to C of x क्या है हमारा? 15,000 plus 25x, okay, तो which implies that 45 minus 25 क्या हो जाएगा? 20x is equals to 15,000. From this we can write that x is equals to कितना मिलेगा? हम x is equals to 750. तो 750 कॉपीज जो है वो उसने पब्लिश की थी। पब्लिशर ने कितनी कॉपीज पब्लिश की थी? तो उसने 750 कॉपीज पब्लिश की थी। समझ में आया? कब? अगर वो 750 कॉपीज पब्लिश की थी, मतलब अगर वो 750 कॉपीज पब्लिश करेगा तो उसका ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। मतलब 750 कॉपीज के लिए उसको ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। मतलब 750 से लेस होगी तो उसको लॉस होने वाला है, और 750 से ज्यादा होगी कॉपीज तो उसको प्रॉफिट होने वाला है। समझ में आया? सो 750 जो है वो इसका ब्रेक इवन पॉइंट है। नेक्स्ट एग्जांपल, the total cost and the total revenue function for a company that produces and sells X units of a particular product is given by C of x is equals to 5x plus 350 and R of x is equals to 50x minus x square respectively. Find number 1 is break even values of x. Number 2, the values of x that produce a profit, and number 3, the values of x that result in a loss. क्या है? The total cost and the total revenue function for a company that produces and sells X units of a particular product are given by C of X. मतलब हमें total cost जो है वो दिया हुआ है, revenue cost भी दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है? break even values of X find करनी है। ओके, तो break even क्या होता है? नंबर 1, function और point is equals to क्या होता है? R of x is equals to C of x. Okay, R of x क्या है? R of x is 50x minus x square which is equals to C of x क्या है? 5x plus 350. तो इसको सॉल्व करो, क्या मिल रहा है? क्या मिलेगा? x स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, सब यहाँ पे ले लेते हैं। तो 50 minus 50 plus 5 is minus 45x plus 350 equals to 0, which implies that x is equals to क्या मिलेगा? x की वैल्यू बोलो।
Two values are there. And 10. Yes, it's 35 and 10. Next one is यहाँ पे लिख देते हैं 35 and 10. Okay. Number 2 क्या है? The values of x that produce a profit. तो profit क्या होता है? P of x. P of x is R of x minus C of x. R of x minus C of x क्या होता है? 50x minus x square minus 5x minus 350, which is equals to 50 minus 5, which is 45x minus x square minus 350. इसके लिए हमें क्या मिलेगा आंसर? सेम x माइनस 10 और 35 माइनस x, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 10 एंड 35 माइनस x. अब ये जब भी ग्रेटर देन 0 होगा, ओके, व्हेनेवर दिस इज ग्रेटर देन 0, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, तब ये जो फंक्शन है वो होगा, अब ये 10 और 35 है, x इक्वल्स टू 10 और x इक्वल्स टू 35. तो इन दोनों के लिए देख लेते हैं, अगर लेस देन 10 मतलब कि 0 ले लेते हैं तो 0 माइनस 10 into 35 माइनस 0 तो ये क्या मिल जाएगा हमें? यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, मतलब लेस देन 0. अब 10 से 35 उसके बीच में कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, सपोज 15 ले लेते हैं, तो 15 माइनस 10 इज 5 और 35 माइनस 15 इज 20. तो 20 into 5 क्या हो जाएगा? वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, तो हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा. 30 से ग्रेटर देन कोई भी वैल्यू, सपोज 40 ले लेते हैं, तो 40 माइनस 10 इज 30 और 35 माइनस 40 इज माइनस 5. तो यहाँ पे हमें नेगेटिव वैल्यू मिलेगी. तो सिंपल सी चीज है, इन बिटवीन 10 to 30 हमें क्या मिलेगा? प्रॉफिट. और इन बिटवीन लेस देन 10 एंड ग्रेटर देन 30 हमें क्या मिलेगा? लॉस. समझ में आ रहा है? तो हमारा आंसर क्या होगा? फॉर 10 is less than x is less than 35, we have the profit, and whenever x is less than 10 and x is greater than 35 we have the loss. Okay, तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं. I have lecture